ऐसे एक अमेरिकी वैज्ञानिक को जानते हैं जो सोवियत संघ से साझा कर चुका है न्यूक्लियर बॉम्ब के राज। वो कौन हो सकता है? थियोडोर हॉल। थियोडोर हॉल मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। 29 अगस्त की बात है 1949। प्लूटोनियम परमाणु बम RX-1 विकसित करने के साथ ही सोवियत संघ परमाणु हथियार हासिल करने वाला दूसरा देश बन चुका था। आपको बताएं कि CIA का अनुमान ये था कि सोवियत संघ 1953 से परमाणु हथियार इस हथियार के विकसित होने के बाद सोवियत संघ परमाणु हथियार हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया था। CIA का अनुमान ये था कि सोवियत संघ 1953 से पहले परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस ने साल 1949 में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करके पश्चिमी ताकतों को हैरान कर दिया था। सबसे पहला या सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रूस को परमाणु शक्ति बनाने में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर हॉल भी शामिल थे, जो सोवियत संघ को परमाणु हथियारों के बारे में गुप्त जानकारी मुहैया कराते थे। एक सच ये भी है कि थियोडोर हॉल के अलावा कुछ दूसरे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी सोवियत संघ को परमाणु रहस्य सौंपे थे। असल सवाल तो ये है कि न्यूयॉर्क में पैदा हुए हार्वर्ड से शिक्षा हासिल करने वाले परमाणु वैज्ञानिक सोवियत संघ के जासूस कैसे बन गए? जब किसी का शोषण होता है तो ऐसा होता है। कैप्शन: सोवियत संघ ने पहला परमाणु विस्फोटक कजाकिस्तान में किया था। यह कोई संयोग नहीं था, यह सोवियत संघ का पहला परमाणु परीक्षण था, एटॉमिक टेस्ट था। उस परमाणु बम जैसा था जिसे अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापानी शहर नागासाकी पर इस्तेमाल किया था। अमेरिकी परमाणु बम का डिज़ाइन खुफिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट से सोवियत संघ के हवाले किया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट परमाणु हथियार के उस कार्यक्रम का खुफिया नाम था जो अमेरिका ने ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर बनाया था। ये काफ़ी विध्वंसक, डरावना था। परमाणु हथियार कार्यक्रम की गोपनीयता महत्वपूर्ण थी। पूरे देश में शायद कुछ दर्जन लोग ही होंगे जिनको नहीं पता था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। थियोडोर हॉल भी उन कुछ दर्जनों लोगों में से एक थे जो यह जानते थे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या मतलब है, क्या चल रहा है। थियोडोर हॉल का जन्म 20 अक्टूबर 1925 को न्यूयॉर्क के एक व्यवसायी के घर हुआ था। उनकी मां एक घरेलू महिला थी। ये वो समय था जिसे इतिहास में ग्रेट डिप्रेशन के तौर पर जाना जाता है और उस समय अमेरिकी नागरिकों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेकिन देश के खराब हालात थियोडोर हॉल को गणित और भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सके। सोवियत संघ ने फैटमैन नामक अमेरिकी परमाणु बम जानकारी चुरा ली। ये बम था जिसका प्रयोग नागासाकी पर किया गया था। 16 वर्ष की उम्र में थियोडोर हॉल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, जहां से उन्होंने साल 1944 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शानदार प्रदर्शन की वजह से थियोडोर हॉल पर अमेरिकी अधिकारियों की नज़र पड़ी, जो अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रतिभाशाली लोगों को तलाश कर रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने थियोडोर हॉल का पहला इंटरव्यू लॉस एलामोस लेबोरेटरी में लिया। कहा जाता है कि थियोडोर हॉल का इंटरव्यू लेने वाले अमेरिकी अधिकारी को इस बात का नहीं पता था कि थियोडोर हॉल की एक भर्ती और हो चुकी है। थियोडोर हॉल मार्क्सवादी छात्र संघ के सदस्य थे और हॉस्टल में उनका रूममेट सेवले साक्स थे, जो एक रूसी अप्रवासी के बेटे थे। सेवले साक्स न्यूयॉर्क में पैदा हुए, लेकिन वह एक कम्युनिस्ट थे। सेवले साक्स ने ही थियोडोर हॉल को सोवियत संघ के लिए काम करने के लिए राजी किया था और परमाणु हथियारों के बारे में सारी गुप्त जानकारी सेवले साक्स के माध्यम से सोवियत संघ तक पहुंचाई गई। थियोडोर हॉल को डर था कि परमाणु हथियारों पर अमेरिका का एकाधिकार हो जाएगा। वह युवा परमाणु वैज्ञानिक होने के साथ साथ कुछ और सोचते थे। थियोडोर हॉल ने लॉस अलामोस लेबोरेटरी से सोवियत संघ को जो पहला परमाणु रहस्य भेजा था, वह प्लूटोनियम परमाणु बम के बारे में नई जानकारी थी, जिसे उन्होंने अपने मित्र सेवले साक्स के माध्यम से सोवियत संघ को पहुंचाई थी। अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1997 में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख
में बयान दिया गया कि थियोडोर हॉल ने कहा था उन्हें डर है कि परमाणु हथियारों पर एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, इसलिए शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार होना जरूरी है। उस समय सोवियत संघ अमेरिका का सहयोगी था। थियोडोर हॉल ने कहा कि सोवियत संघ ने बहादुरी के साथ नाजी हिटलर से लड़ाई लड़ी और उसके लिए उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और सोवियत संघ ने शायद पश्चिमी सहयोगियों को नाजी जर्मनी के हाथों हारने से बचाया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की गोपनीयता के बारे में सख्त नियम बनाए गए थे। सोवियत संघ में जिन लोगों को वह प्लूटोनियम बम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहा था वो लोग थियोडोर हॉल को द यंगस्टर कहते थे। अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था वह प्लूटोनियम था, जबकि हिरोशिमा पर गिराया गया था बम यूरेनियम था। ये दोनों में अंतर था। पीएम मोदी ने मिजोरम पर जिस बमबारी का जिक्र किया था वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ का एक ही दुश्मन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे के जासूसी नहीं कर रहे थे। दरअसल बात साल 1943 की है, जब अमेरिका में सोवियत संघ की जवाबी जासूसी के लिए बेनोना नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बेनोना काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट रहा है। दिसंबर 1946 में अमेरिकी कोड ब्रेकर्स सोवियत संघ के गृह मंत्रालय के गुप्त संचार को समझने में कामयाब हो गए थे। इससे अमेरिका को पता चला कि उसके खुफिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी सोवियत जासूस मौजूद है। साल 1950 में जब FBI एजेंट उन तक पहुंचे, उस समय थियोडोर हॉल शिकागो यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे थे। थियोडोर हॉल साल 1950 में शिकागो यूनिवर्सिटी में PhD करने के दौरान उनकी पहचान हो गई और ये मास्को के सहयोगी हैं और FBI एजेंट उन तक पहुंच गए। इससे एक साल पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस फुर्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने दुश्मन को अमेरिकी परमाणु रहस्य दिए थे। हालांकि FBI थियोडोर हॉल और उनके दोस्त सेबले साक्स से कबूलनामा प्राप्त करने में असमर्थ रहे, क्योंकि वो नहीं दे पाए। किसी और जासूस ने थियोडोर हॉल का नाम नहीं लिया, न ही खुफिया निगरानी में ऐसा कोई संकेत मिला था। थियोडोर सोवियत संघ को खुफिया जानकारी दे रहे थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद थियोडोर हॉल काफ़ी हद तक निष्क्रिय थे, मतलब अब वो काम नहीं कर रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों के पास मास्को तक पहुंचने के लिए तमाम कनेक्शन मौजूद थे जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता था, लेकिन अमेरिकी अधिकारी अदालत में यह नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने सोवियत संघ के गुप्त संदेशों को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है। यही वजह थी कि थियोडोर हॉल बच गए, लेकिन थियोडोर हॉल और उनकी पत्नी को सुरक्षा की चिंता थी। थियोडोर हॉल ने न्यूयॉर्क के अस्पताल में शोधकर्ता की अपनी नौकरी छोड़ दी और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नौकरी की पेशकश कबूल कर ली और अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड चले गए। साल 1999 में थियोडोर हॉल की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। थियोडोर हॉल साल 1984 में सेवानिवृत्त हुए, रिटायर्ड हो गए और एक शांति सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके अतिथि ने उन्हें जकड़ लिया। साल 1996 में जारी किए गए दस्तावेजों से सोवियत संघ के साथ उनके संपर्कों का पता चला, लेकिन तब तक सेबले साक्स सहित सभी गवाहों की मुक्त मृत्यु हो चुकी थी।